हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली NLU दिल्ली LLM 2014 का ये सेकंड पार्ट का वीडियो बना रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन तक कवर किए थे। ये सेकंड पार्ट है। ये LLM सीरीज़ का आई थिंक 6th वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी इस सीरीज़ को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जिस हिसाब से व्यूज़ आते हैं और जिस हिसाब से सब कुछ व्यूज़ आ रहे हैं और चीज़ें मतलब देख रहे हैं लोग, उस हिसाब से कोई लाइक नहीं कर रहा है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, ये है 2014 का क्वेश्चन पेपर और हमने BHU और पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब के क्वेश्चन पेपर्स को हमने पहले ही सॉल्व किया है और ये NLU 2014 का है। जैसे मैंने बताया, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं, एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट। LLB के बाद ये एक बहुत ही अच्छा प्लान होता है, जिनको भी अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, या फिर लिटिगेशन में है उनके लिए भी, और जो चाहते हैं एकेडमिक्स के लिए उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं वो सब लोग इस वीडियो को देखें और सबके साथ शेयर करें। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन तक किया था और इस वीडियो में सेकंड पार्ट में हम 51 क्वेश्चन से करेंगे। तो पहला जो 51 क्वेश्चन है, आई मीन द फर्स्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, लेकिन यह है 51 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ गॉड इज अ वैलिड डिफेंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी दैट सिग्निफाइज ऑप्शन ए एन एक्ट ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स, बी an act of religious person, C an act of religious institutions, and the last option an act of the state। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करें तो आप क्वेश्चन को पढ़ें, 5-6 सेकेंड उस क्वेश्चन के लिए को समझें, आप उसको टाइम दें और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्ट ऑफ गॉड इज़ अ वैलिड डिफेंस। ये होता है कि एन एक्ट ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स, जो भी कहते हैं ना कि एन एक्ट ऑफ द गॉड, इसका मतलब कि कोई ऐसी जो एक्ट हुआ है वो एक सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ये कहते हैं नेचुरल चीज़ें हुई रहती हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, एन एक्ट ऑफ द सुपर नेचुरल पावर्स। Question number 52. When one person is held liable for the wrongful act of others, it is called option A, vicarious liability, option B, group liability, option C, tough liability, and last option, general liability। आप क्वेश्चन को समझें और सोचें और 4 से 5 सेकंड में इसका आंसर बताएं। इसका जो सही आंसर है कि व्हेन वन
वन पर्सन इज हेल्ड लायबल फॉर दी, जब भी कोई भी एक पर्सन किसी और की गलतियों के लिए लायबल होता है तो उसको क्या कहते हैं? ग्रुप लायबिलिटी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रुप लायबिलिटी में होता है कि एक से दो लोग, मतलब मोर देन 2 पर्सन्स होंगे, तो ग्रुप लायबिलिटी रहेगा ही नहीं। तो क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, रिस्पोंडेंट सुपीरियर मीन्स ऑप्शन ए let the principal be liable, option B let the servant be liable, option C let both be liable, and last option let none of them be liable। इसका क्या सही आंसर हो सकता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद 5 से 6 सेकेंड का टाइम देती हूँ आप लोग को कि आप क्वेश्चन को समझें और पहले खुद से करें, तब मैं आपको आंसर बताऊं। आप इस क्वेश्चन को सही से सोचेंगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। ये मुश्किल होता है कि सारे क्वेश्चंस को एकदम पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन करना। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछिए, मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। तो आप जब भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी हो रहा है, तो आप सबसे पहले कमेंट करिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के और एनालिसिस के साथ करें। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। रिस्पोंडेंट सुपीरियर मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, let the principal be liable। Question number 54, the maximum coefficient per ALMA fixed per se means। मैंने अपने जितने भी LLM की जो सीरीज़ है, मैंने उसमें फर्स्ट डे से ही ये चीज़ बताई है कि जो भी लीगल मैक्सिम्स हैं उसको आपको सिर्फ और सिर्फ रटना होता है। और ये जो आते हैं लीगल मैगजीम्स हो गए या फिर डेट्स वाले क्वेश्चन, ये सिर्फ पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए आता है, क्योंकि जिसने पढ़ा तो जिसने रटा होता है कि किस ईयर में क्या चीज़ हुई होती है। और जिसने लीगल मैगजीम्स का कोई भी आपको सिर्फ रटना होता है, ठीक है। आप जब तक उसको रटेंगे, फिर आपको थोड़ा बहुत उससे कनेक्शन बैठेगा, आप याद कर ले जाएंगे। लेकिन लीगल मैगजीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, उसको रटेंगे तभी आप जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तभी आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट डे से हमेशा कहा है कि लीगल मैगजीन्स को आप रटिए। ओके, ऑप्शन ए है, क्वेश्चन को देखते हैं, और ऑप्शन ए है ही who does an act through another is deemed in law to do it himself. Option B, he who acts negligently is deemed as wrongdoer in law. Option C, he who violates the legal right of other must pay for that. Option D, he who injures others either directly or indirectly must pay। टेक योर टाइम और आप सोचिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि लीगल मैगजीम्स को आप किस तरह से पढ़ें, रटें, जो भी आप कह सकते हैं, उसको आप लीगल मैगजीम्स वाले क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करें।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Okay, let's move to the next question. Which of the following statement is true? Okay, this is the question. जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, आप उस वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए, समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस इन द क्वेश्चन पेपर. क्योंकि जब आप उसको हाईलाइट कर लेते तो आपको दिमाग में आता है कि हाँ, इसमें क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट के लिए. नहीं तो फिर कभी होता है कि हमें क्वेश्चन आते हुए हम क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं. तो अगर आप उसको हाईलाइट कर लेंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत हेल्पफुल रहा है. सो ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन employment is applicable in India as well as in England. Okay, option B, doctrine of common employment is applicable in India but not in England. Option C, doctrine of common employment is applicable in India. Option C, doctrine of common employment is applicable in England, not in India. Okay, and option D, it is applicable neither England and nor in India, but is of historical importance only. इसमें पूछा गया है ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, कि इसमें से कौन सा सही है. तो पहले स्टेटमेंट में है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट. अगर किसी को जिसको भी पता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या होता है कॉमन एम्प्लॉयमेंट. तो ऑप्शन ए है कि सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है. सेकंड है कि सिर्फ मतलब फर्स्ट है कि इंडिया और इंग्लैंड दोनों में है. सेकंड है कि सिर्फ इंडिया में, इंग्लैंड में नहीं. थर्ड कहता है कि नहीं इंग्लैंड में है, इंडिया में नहीं. एंड लास्ट कहता है कि ना तो ये इंडिया में है ना इंग्लैंड में है, बस ये सिर्फ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए ही है. सो टेक योर टाइम और आप इस क्वेश्चन को करिए. यस, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी. ओके, ना तो ये इंग्लैंड में है ना इंडिया में है. इट इज़ ओनली फॉर द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ओनली. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 56. In the Indian legal system, option A, there is a separate act to deal with the state liability for tortious act of its servants. Option B, there is no separate statutory provision on state liability. It is enshrined in Article 300 of the Constitution of India. Option C, Article 244 deal with state liability and Article 300 with the liability of the center. Last is there is no provision regarding state liability for tortious acts. Okay, so इंडियन लीगल सिस्टम किस में डिफाइन है, मतलब
सॉरी नॉट इन डिफाइंड, बट इंडियन लीगल सिस्टम में क्या है, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से क्या करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए है कि देयर इज़ अ सेपरेट एक्ट जो डील करता है स्टेट लायबिलिटी, जो टॉर्ट वाले एक्ट्स होते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि देयर इज़ नो सेपरेट, कि कोई सेपरेट स्टैट्यूटरी प्रोविज़न नहीं स्टेट लायबिलिटी के लिए। ये आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ दी हुई है। ऑप्शन सी कहता है कि 244 में स्टेट लायबिलिटी है और आर्टिकल 300 में लायबिलिटी है सेंटर के लिए, कि सेंटर क्या चीज़ करेगा और स्टेट 244 डील विद द स्टेट लायबिलिटी। ऑप्शन डी कहता है कि ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है स्टेट लायबिलिटी के लिए जिसमें टॉर्ट्स वाले एक्ट्स हैं। सो टेक योर टाइम और आप सोचिए कि किस जो इसमें पूछा गया आर्टिकल 300 और 244 के बारे में, आप सोचिए कि 300 में क्या गया और 244 में क्या दिया गया है। अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए। टेक योर टाइम और आप इसको 5 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को करिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So yes, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर कि देयर इज़ नो सेपरेट, कोई भी सेपरेट स्टैट्यूटरी प्रोविज़न नहीं है कि जिसमें स्टेट लायबिलिटी हो। ठीक है, ये आर्टिकल 300 में दिया गया है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी बी है, मैंने ए बोल दिया गलती से। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप इसको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो इसको सबके साथ शेयर करिए, जो भी, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोग एलएलबी के लास्ट सेमेस्टर में है, लास्ट ईयर में है, और जिनको मन है एलएलएम करना या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके साथ, जो भी सब एलएलबी वाले हैं, सब अपने फ्रेंड्स का सबके साथ शेयर कर दीजिए। चोरी चोरी क्यों काम करना, सबके साथ शेयर करिए, सबको बताइए कि सीरीज़ चल रही है एलएलएम की, सब लोग पढ़ेंगे, सबका अच्छी जगह होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ये हम सब लोग जानते हैं। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चंस का क्या लेवल है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आखिर हमें जब हम बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो हम अगर पहले से ही 4000 5000 MCQs को पहले से सॉल्व किए रहते हैं तो हमें पता होता है, एक आइडिया होता है कि हमें क्वेश्चंस को आखिर टैकल कैसे करना है। तो इसीलिए सबके साथ इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब का कुछ ऐसा ही एल्गोरिथम है कि जिसके लाइक्स होते हैं उसको यूट्यूब ज़्यादा दिखाता है, प्रमोट करता है, या जो भी आप चीज़ समझे। तो वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि तभी वो इस वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करता है। और सबके साथ शेयर कर दीजिए, जो सब लोग भी एलएलबी वाले हैं, जो एलएलबी वाले हैं उनको, जो एलएलएम करेंगे उनके साथ शेयर कर दीजिए। ओके, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 है द नेचुरल, ओके मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, द नेचर ऑफ जॉइंट टॉर्ट फिक्सेस लायबिलिटी इज। ओके, जो जॉइंट टॉर्ट फिक्सेस लायबिलिटी होता है उसका क्या नेचर होता है। ऑप्शन ए जॉइंट, ऑप्शन बी सेवरल,
ऑप्शन सी जॉइंट एंड सेवरल, एंड लास्ट ऑप्शन जॉइंट बट नॉट सेवरल। टेक योर टाइम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिर्फ 5 सेकेंड आप अपनी घड़ी में ऐसे देखिए ना, जैसे मैं सिर्फ कहती हूँ क्योंकि 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ, मतलब वैसे 1 मिनट होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ 5 से 6 सेकेंड के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर हर क्वेश्चन के लिए हम लोग 1-1 या 2-2 मिनट, मतलब 1.5 और 1 मिनट अगर हम रुकने लगें तो फिर वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आपको कंटेंट मिले, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताई है। मैंने फर्स्ट डे ही जब मैंने सीरीज़ शुरू की थी तभी मैंने कहा था कि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, और मैं जो भी क्वेश्चन को कराती हूँ मैं उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते चलती हूँ। मैं बहुत क्वेश्चंस को डीप में भी करती हूँ, और बहुत क्वेश्चंस को जो मुझे लगता है कि ये आता होगा, इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं सिंपल नॉर्मल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बताते हुए मूव कर देती हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा ना तो उसमें फिर वो सही नहीं है, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, आप ही लोग को ये प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप अपनी घड़ी से 1 मिनट या जो भी आपको लगता है कि एक क्वेश्चन के लिए टाइम लगता है, कुछ क्वेश्चंस तो हमें तुरंत जैसे हम रीड करते हैं हमें पता चल जाता है कि अरे इसका ये आंसर तुरंत टिक किया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में होता है कि हमें सोचना पड़ता है, थोड़ा ब्रेन पे जोर डालना पड़ता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप टाइम लीजिए। मेरी तरफ से तो 5-6 सेकेंड्स मैं बोलती हूँ, ठीक है, लेकिन आपको अगर उससे ज़्यादा लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर क्वेश्चंस को प्रॉपर तरह से पढ़ के फिर करिए। सो क्वेश्चन नंबर 57 हम कर रहे हैं, और नेचर ऑफ जॉइंट डॉट फिक्सेस लायबिलिटी का क्या नेचर होता है इसके बारे में है। ऑप्शन ए है जॉइंट, ऑप्शन बी सेवरल, ऑप्शन सी जॉइंट एंड सेवरल, एंड लास्ट ऑप्शन जॉइंट बट नॉट सेवरल। टेक योर टाइम, ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिर्फ 5 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए लीजिए। आप अपनी घड़ी को भी अपने साथ में लेके बैठिए, ठीक है। अगर आप लेके बैठेंगे, वॉच टाइम देखते रहेंगे, तो आप क्वेश्चन पेपर को टाइम पे ख़त्म करेंगे। ओके, सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जॉइंट एंड सेवरल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 58. Under the Indian law, option A, libel is actionable per se. Option B, slander is actionable per se. Option C, libel and slander are actionable per se. Option D, none of the above. Okay, Indian law में क्या है, ये चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को प्रॉपर सही से रीड करके, अगर आपको नहीं समझ आता ठीक है आप टाइम लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को पहले आप खुद से करने की कोशिश करिए। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लिबल एंड slander are actionable per se. So option C is the correct answer. सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दिए और इस वीडियो को देखते रहिए। आप एक बार लाइक कर देंगे ना तो आप देखते भी रहिएगा, क्योंकि होता क्या है कि आप पूरा वीडियो देख के चले जाते हैं और वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं, ऐसा होता है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए आप लोग,
और चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ लगेगा नहीं, पैसे वगैरह, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 59, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। सो फेयर कमेंट इज अ recognized defense against a suit for defamation. It is essential that option A, the comment must be fair. Option B, the matter commented upon must be of public interest. Option C, it must be expression of opinion rather than an assertion of facts. And last is none of the above. सो जो भी फेयर, मतलब फेयर कमेंट का मतलब है कि सही कमेंट अगर कर रहा है कोई, तो वो एक उसको रिकॉग्नाइज, मतलब अगेंस्ट द सेल्फ डिफेंस, ठीक है, कोई भी, तो उसको सूट अगर किसी ने डिफेमेशन के लिए सूट किया है, तो फेयर कमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसको एज अ सेल्फ डिफेंस में यूज़ किया जा सकता है। तो ये एसेंशियल कब होगा? ऑप्शन ए है कि द कमेंट मस्ट बी फेयर, ऑफ कोर्स द कमेंट मस्ट बी फेयर होना ही चाहिए। ऑप्शन बी, द मैटर कमेंटेड अपॉन मस्ट बी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये भी लग रहा है ना कि कुछ हद तक सही है ऐसे कमेंट को, मतलब ऑप्शन को रीड करने के बाद। ऑप्शन सी, it must be an expression of opinion rather than assertion of facts. And last is all of the above. Think. आप जितना ज़्यादा सोचेंगे इस क्वेश्चन को लेके, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो इसलिए सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। And your time starts now. और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि सेल्फ डिफेंस के सेक्शंस कौन से हैं। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, सो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव। फेयर कमेंट इज रिकॉग्नाइज सेल्फ डिफेंस, आई मीन डिफेंस अगेंस्ट अ सूट फॉर डिफेमेशन। इट इज़ एसेंशियल दैट कमेंट मस्ट, मतलब जो कमेंट किया गया है दैट विल बी अ फेयर कमेंट। बी, वो एक पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए कमेंट। एंड लास्ट जो है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन नहीं, रैदर देन असर्शन ऑफ फैक्ट्स। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसमें से सारे के सारे सही हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 60. Defamation is option A, a civil wrong. Option B, a crime. Option C, a civil wrong as well as a crime. And last option is none of the above. Defamation क्या होता है? ये क्वेश्चन है, सिविल रॉन्ग है कि क्राइम है, या फिर सिविल रॉन्ग क्रिमिनल क्राइम दोनों है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ओके, सिविल रॉन्ग एज वेल एज क्राइम। डिफेमेशन सिविल रॉन्ग भी होता है और क्राइम दोनों होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 61। एन एग्रीमेंट टू कीप द ऑफर ओपन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम
कैन नॉट बी कैंसल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम पीरियड इफ। ओके, क्वेश्चन सही से पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है एन एग्रीमेंट टू कीप द ऑफर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कैन नॉट बी कैंसल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम पीरियड इफ। ओके, ये है क्वेश्चन। अब चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, इट इज मेड विद लॉफुल ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन बी, it has sufficient consideration. Option C, it is provisionally accepted. Option D, it has been accepted with a condition subsequent. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप टाइम लीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, आपका टाइम ख़त्म होता है। और जैसे मैंने पहले ही बताया है कि एक क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ 4 से 5 सेकंड दूंगी। उससे कम भी हो सकता है, उससे 1-2 सेकंड ऊपर नीचे भी हो सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ओके, इट इज़ मेड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, इसका ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 62। ये क्वेश्चन है इंश्योरेंस कवर्स एंड रेलवे कैरेज रिसिप्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन को सही से देखिए, इसमें इंश्योरेंस कवर्स एंड रेलवे कैरेजेस के जो रिसिप्ट्स हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन बी, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी, काउंटर प्रपोजल एंड लास्ट इज लेटर टू इंटेंट। यस गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कवर्स और जो इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी भी टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, बहुत टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, मोटर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, बहुत ढेर सारे इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस ही इंश्योरेंस है वो। और जो रेलवे कैरेजेस के रिसिप्ट्स होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो यूट्यूब, अगर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी आपके भाई बहन हैं उनके साथ शेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही और भी, जैसे एलएलएम की सीरीज़ है वैसे ही मैं एक एलएलबी की भी सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये मैं चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते, तो सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिए, तुरंत ही लाइक करिए,
देख क्या रहे हैं, करिए तुरंत ही लाइक। चलिए अब अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 63। ओके, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। सो क्वेश्चन नंबर 63 इज yes, question number 63, a clause in a loan agreement permitting the financier to seize the financed vehicle in the event of default in payment would amount to। ओके अगर कोई भी लोन एग्रीमेंट हो रहा है, लेट्स से कि जब भी हम लोग अभी से कोई भी आप गाड़ी खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, फ़ोन खरीदते हैं, हर एक चीज़ तो फाइनेंस होती है। अब तो जो भी चीज़ें आप फाइनेंस करवा रहे हैं, ठीक है, कोई लोन है, कुछ भी है, ठीक है, व्हीकल्स के लिए लोन ले रहे हैं, मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, घर के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए आप लोन ले लें और फाइनेंस कर, और अगर कुछ ऐसा मिसफॉर्च्यून होता है कुछ, तो उस इवेंट में अगर आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा? दिस इज़ द क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला ऑप्शन आखिर क्या है। ओके, ऑप्शन ए, वॉइड एग्रीमेंट ड्यू टू अनइक्वल बार्गेनिंग पावर। ओके, ऑप्शन बी, अनलॉफुल एग्रीमेंट ड्यू टू कोरोजन। ऑप्शन सी, voidable agreement due to fraud. Option D, void agreement due to mistake. सो गाइज, क्या आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? ओके, चलिए इसके सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर आपने इस क्वेश्चन में किया क्या है। सो ऑप्शन ए, आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको क्या सही से पता है कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता है सही से, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइएगा। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वॉइड एग्रीमेंट ड्यू टू अनइक्वल बार्गेनिंग पावर्स। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने बहुत बार बोला है और मैं ये बोलती रहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मेरा हक है और मैं ये बोलती रहूँगी। जब तक आप लोग करेंगे नहीं तब तक बोलूँगी, तो इसीलिए आप लोग कर दीजिए सबसे पहले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 64 है, accords and satisfaction are terms related to। ओके, accords and satisfaction ये दोनों टर्म्स किससे रिलेटेड हैं? ऑप्शन ए है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी
impossibility of performance of contract. Option C, breach of contract. And last is contingent contract. I am giving you 5 seconds for this question. Take your time. Okay? और क्वेश्चन को करिए आप लोग। आप जब किसी भी क्वेश्चन में दिमाग लगाने लगेंगे, क्वेश्चन को समझने लगेंगे, तो आप लोग उस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो टाइम लीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ भी है, आप कमेंट करके बताइए। और आप अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं एक लाइव डाउट सेशन क्लास लूँगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप आंसर करिए। और आई एम गिविंग यू 5 seconds फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो यस गाइस, इसका जो सही आंसर है, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। ये आपको 2 ऑप्शन में आप फंसे होंगे। ओके, मुझे पता है आपको दो ऑप्शन में ज़रूर प्रॉब्लम हुई होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और है अकॉर्ड्स एंड सेटिस्फैक्शन आर टर्म्स रिलेटेड टू। ऑप्शन ए, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, और साथ ही साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सही ऑप्शन है। तो ये दोनों ही सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ये दोनों सही हैं। सॉरी, ए एंड सी, ये दोनों ही सही आंसर हैं। तो ये 2014 में, मुझे तो पता नहीं, अभी टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे कौन से ऑप्शन को सही माना गया था। पर इसका जो सही आंसर है वो ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। और ये है बढ़िया सा चमचमाता हुआ क्वेश्चन, एकदम फ्रेश, ताज़ा ताज़ा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, okay, question number 65 is, there is no reason why compensation for non-pecuniary damage should not be allowed. This was held by House of Lords in the case of option A, Bliss versus St. Thomas Regional Health Authority. Option B, Hayes versus Doss. Option C, Parley versus Skinner. And last option is McMahon versus Fields. जो भी ये सारे केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, डेट्स के क्वेश्चंस होते हैं, इवेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Let's move to question number 66 and चलिए अब देखते हैं कि आप लोग क्या ये क्वेश्चन नंबर 66 कर पाएंगे कि नहीं।
मुझे ये पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला जो ये 66 ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है अ लोन गिवन टू द सन at the instance of his father who executed all the essential documents is enforceable against the father because okay question है a loan given to the son at the instance of his father who executed all the essential documents is enforceable against the father because let's move to the options और ऑप्शंस को भी देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो सही रहेंगे। ओके तो ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ सफिशिएंट कंसिडरेशन। ओके ऑप्शन 2 कंसिडरेशन was provided by the father। Third option, it was done at the desire of the promisor। And last option, it was done at the request of the promisor। ये तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पर जिसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कहता है फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट। ये ऑप्शन ए है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सही है, मतलब फर्स्ट में दिया है कि ऑप्शन ए 1 and 2। ऑप्शन बी 1, 2 and 3। ऑप्शन सी 2, 3, 4 and last all of the above। I am giving you 10 seconds for this question। Take the time। सो यस गाइज, इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑल ऑफ द अबव। ओके इट हैज़ सफिशिएंट कंसिडरेशन, ये भी सही है रहेगा। कंसिडरेशन वॉज प्रोवाइडेड बाय द फादर, करेक्ट वन। इट वॉज डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर एज वेल एज द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ही जो ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों सही हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 68 को करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, यस क्वेश्चन नंबर 67, श्योरिटी हैज़ फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर। फर्स्ट इज राइट टू सिक्योरिटी, सेकेंड right to share reduction, third right of set off, and fourth right of subrogation। option A 1, 2 and 3, B option all of the above, C first, third or fourth, D none of the above।
यस गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ओके, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू शेयर रिड्यूशन एंड राइट टू सेट ऑफ, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 68। Question number 68 is, A tells B that he will pay him rupee 1000 when he turns 30. Is this a contingent contract? ओके, मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी को कि मैं आपको 1000 रुपीज़ पे करूँगा व्हेन यू विल टर्न 30 ईयर्स। क्या ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? दिस इज़ द ऑप्शन दिस इज़ द क्वेश्चन, सॉरी, एंड योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए है येस, द कॉन्ट्रैक्ट, द पेमेंट इज कंटिजेंट upon the occurrence of an event. B option, yes, when B turns 30, A will pay him rupee 1000. C है no, there is no consideration, and last option is no, B definitely will turn 30. There is no possibility of the event not happening. So this is not the contingent contract. तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सो टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन का सही आंसर बताइए कि क्या इसका सही आंसर होगा। यस, तो ये कहीं ना कहीं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड है कि जब इवेंट होगा, अकरेंस ऑफ द इवेंट होगा, तभी मिस्टर ए मिस्टर बी को 1000 रुपी देंगे। सो यस, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। ए ऑर्डर a pizza from Domino's. The Domino's delivery person accidentally delivers it to C. C eats it. Is she obliged to pay Domino's for pizza? Okay, मिस्टर ए ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पर वो बाई मिस्टेक मिस्टर सी के पास चला गया और मिस्टर सी ने उस पिज़्ज़ा को खा भी लिया। तो क्या मिस्टर सी को अब पेमेंट करना होगा डोमिनोज से, जो उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया था पर उन्होंने खा लिया है? सो चलिए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नो, द मिस्टेक वॉज मेड बाय द पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन। ओके, ऑप्शन बी नो, शी ओके, मिस्टर सी या मिस सी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक। ओके, ऑप्शन सी है येस, शी एट द पिज़्ज़ा knowing that he had not ordered it. Having derived the benefit of the contract, he must now pay for it. And last option, yes, yes, she stole the pizza. Okay, I'm giving you 5 seconds for this question. Think and give the answer. Okay, and your time starts now. Yes, so the correct answer of this question is option C. Yes, मिस्टर सी को
सी ने जो पिज़्ज़ा खा लिया है पर उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था, तो उन्होंने खा लिया है, तो इसलिए उनको उस बिल का पेमेंट करना होगा, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने ये ऑर्डर नहीं किया है। ओके, सो उन्होंने बेनिफिट उठाया है उस कॉन्ट्रैक्ट का और उनको ये पेमेंट करना पड़ेगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू पे हिम अ लार्ज सम ऑफ मनी व्हेन ही मैरीज सी, बी मैरिड डी इंस्टेंट, he now asks for the money, is the contract now void? Okay, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली चलिए सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज बी हैज मैरिड समवन एल्स। ओके, बी ऑप्शन, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज इट रिस्टेन्स बीज चॉइस इन मैरिज। ऑप्शन सी, द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड एज B may marry C as some point in future and would then become eligible for money. And last option, the contract is valid and enforceable now as it depends on B marrying and not who he marries. Okay, so think of this question and your time starts now. सो यस, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ओके, सो ऑप्शन ए इसका कैसे करेक्ट आंसर होगा इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। ओके, जो ये क्वेश्चन है कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है इन दोनों लोगों में कि मिस्टर ए मिस्टर बी को कुछ फिक्स्ड अमाउंट, कुछ मनी देंगे इफ़ ही मैरीज विद सी। ओके, पर मिस्टर बी ने ये किया ही नहीं, मिस्टर बी ने डी के साथ शादी की। ओके, इनका मैरिज डी के साथ होता है। तो मिस्टर बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वॉइड है। ओके, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मिस्टर ए एंड बी के बीच में था कि ये जब मिस सी से शादी करेंगे तभी वो पैसे देंगे, पर ये चीज़ तो हुई ही नहीं। मिस्टर बी ने तो मिस डी के साथ शादी कर लिया, मिस बी ने मिस्टर डी के साथ शादी कर लिया, जो भी था तो इन्होंने कर लिया, तो ये हुआ ही नहीं। तो ये तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा साफ ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, क्योंकि मिस्टर बी ने किसी और के साथ शादी कर ली। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। ए कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय माइनर इज़ अ, ऑप्शन ए, अ कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर। माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं वो क्या होते हैं? सो ऑप्शन ए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सी इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट इज़ वॉइडेबल एट द पॉइंट ऑफ एदर पार्टी। इसको जब LLB की फर्स्ट क्लास की होगी कॉन्ट्रैक्ट की, तभी बता दिया गया होगा कि एक माइनर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो सबको पता है कि जब भी एक माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं फिर से कह रही हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर दीजिए
और बगल में बेल आइकन है उसको भी ऐसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 72 है एन एग्रीमेंट एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। एक एक्सेप्टेंस कब रिवोक किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन, at any time before the communication of acceptance is complete as against the promise. B, after its acceptance comes to the knowledge of the promiser. C, both A and B. And last is neither A and nor B. So एक एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट करके तुरंत बताइए। ओके, सो यस गाइस, इसका जो सही आंसर है उसके लिए मैं आपको 5 सेकेंड्स दे रही हूँ कि आप इसका आंसर सोचें क्या होगा। ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। एन जो भी एक्सेप्टेंस है किया गया वो रिवोक तब हो जाएगा एट एनी टाइम। ओके, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ओके, एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रॉमिस। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Let's move to the next question. Question number 73. Question number 73 है an agreement not to raise the pleas of limitation is option A valid and binding, B void, C voidable, and last is illegal. So the correct answer of this question is option B, void. Void is the correct answer. Okay. Let's move to question number 74. Question number 74 है if the time is not the essence of the contract. Okay. If the time is not the essence of the contract, the failure to perform the contract by specified time makes the contract option A void, B voidable at the instance of the promise, C remains valid but the promise can claim compensation for the loss suffered by him such failure, C last option D remains valid and can be performed at any subsequent time without the promisor being liable for the loss suffered by the promise. I am giving you 5 seconds, only 5 seconds for this question. और इस क्वेश्चन को आप एक बार सही से पढ़ें और क्या होगा इसका आंसर। Yes, the correct answer of this question is option C, remains valid but the promissory can make compensation for the loss suffered by him by such failure. Okay, so option C is the correct answer. Let's move to question number 75 and 75 जो question है वो है the damage under section 73 of the Indian Contract Acts are option A liquidated, B compensatory,
C. Penal, and last is none of the above. सेक्शन 73 पूछा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस डैमेज के बारे में दिया गया है 73 में. ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कंपनसेटरी डैमेजेस के बारे में बात की गई है और ये है सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 76 sorry. Okay, which of the following statement is correct in the Indian context? Option A, past consideration is no consideration. Option B, consideration can be past, present or future. Option C, consideration can only be present. Last option, consideration can only be present and future. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये क्वेश्चन है. पहला ऑप्शन है कि जो भी अगर कोई पास्ट कंसिडरेशन किया गया है तो कोई कंसिडरेशन है ही नहीं. ऑप्शन ये कहता है, ए ये है. बी है कि जो कंसिडरेशन है वो प्रेजेंट में, फ्यूचर में और पास्ट में, ओके, तीनों में भी हो सकता है. सी है कि कंसिडरेशन सिर्फ प्रेजेंट में होगा. एंड लास्ट ऑप्शन है कि सिर्फ प्रेजेंट एंड फ्यूचर में ही होगा कंसिडरेशन. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, बी. कंसिडरेशन कैन बी इन पास्ट, प्रेजेंट और इन फ्यूचर एज वेल. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू एवरीवन. ओके, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77. एक और क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, 77 क्वेश्चन को. फिर उसके बाद हम लोग 78 नेक्स्ट थर्ड पार्ट में करेंगे, 78 से लेके 100 तक पूरे. ओके, सो 77 क्वेश्चन है, इन द इंडियन कंटेक्स्ट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड इफ इट रिलेट टू. ऑप्शन ए, सेल ऑफ गुडविल. Option B, mutual adjustment. C option, business contingency, and last is none of the above. I am giving you 5 seconds for this question, only 5 seconds, okay, and your time starts now. So yes, the correct answer of this question is option A, sale of goodwill. So thank you everyone for watching this video. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबके साथ शेयर भी कर दीजिए. क्यों किसी काम को आप चोरी करें, सबके साथ शेयर करिए कि किसी ने LLM की सीरीज़ बनाई है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के पूरा डिस्कशन एनालिसिस के साथ, तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए. Okay, so thank you everyone for watching. Bye bye and take care.